हम सभी को कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। लेकिन आप सभी की जो तैयारी चल रही है उसका रियल एम क्या है? सिलेक्शन। क्योंकि आप कितना भी अच्छा पढ़ लो और अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि हमारा एम है सिलेक्शन लेना और सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना जरूरी है, ये बात आप सभी को पता है। लेकिन उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी को पता होना जरूरी है कि कौन सी चीज आपको पढ़नी है और कौन सी चीज नहीं पढ़नी। ठीक है जी। तो आज उसी में से आप सभी के लिए हरियाणा ग्रुप डी के लिए आपका शानदार पॉलिटी का टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स में आ रहा होता है, और ये है अनुसूचियां। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, उनको याद नहीं रह पाती। तो आज वाली क्लास में पहले बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं और उन ट्रिक्स से आपको याद हो जाएंगे। फिर कभी आप जीवन में नहीं भूलोगे। ऐसे नहीं कि एग्जाम तक भूल जाओगे, नहीं, एग्जाम छोड़ो, आप जीवन तक कभी नहीं भूलने वाले हो। इस बात को नोट कर लेना। बस आपको क्लास को अच्छे से देखना है, समझाने की गारंटी, याद करवाने की गारंटी मेरी है। ओके। और ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा जीके के साथ साथ इंडिया जीके पढ़ना बहुत जरूरी है और यहां से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं और हमने टारगेट लिया है कि हमें मैक्सिमम स्कोर उसमें करना है क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए टारगेट बड़ा होना जरूरी है। सिलेक्शन लेने के लिए सभी सब्जेक्ट में स्कोर करना जरूरी है। इंडिया जीके जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है उसमें भी स्कोर हम अच्छा करेंगे, तब जाके हम सिलेक्शन लेंगे। मैंने लिखा है कि 15 में से 15 नंबर पक्के, लेकिन यह आसान नहीं है और बहुत कम बार पॉसिबल हो सकता है क्योंकि एचएसएससी का जो पेपर का लेवल होता है वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन हम टारगेट बड़ा लेके चलेंगे कि 15 में से 15 करेंगे, तब जाके हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 15 नहीं होगा, 15 से कम होगा, लेकिन हमारा अच्छा स्कोर होगा, बाकी स्टूडेंट से अच्छा होगा, तभी हम सिलेक्शन ले रहे होंगे। ठीक है जी। तो अभी आने वाली इंडिया जीके की अपनी जितनी भी क्लासेज हैं सभी को जरूर देखना। 11 तारीख तक आपकी जितनी भी क्लास आएंगी सारी की सारी बड़ी जबरदस्त होने वाली हैं, बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। ओके। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं, अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को अनुसूचियों के बारे में पता होगा, नहीं पता तो अभी बता देंगे क्योंकि उसी के लिए तो क्लास बनाई है कि हमारे मूल संविधान में जो हमारी अनुसूचियां थी उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी 8। अब ये मूल संविधान कौन सा है? मूल संविधान वो है जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उस समय जो जो चीजें ऐड की गई थी उसको बोला जाता है मूल संविधान। लेकिन वर्तमान संविधान की बात करें, वर्तमान मतलब अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 में जो जो चीजें इसमें ऐड हो चुकी हैं उसको क्या बोला जाएगा? वर्तमान संविधान। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। पहले कितनी थी? 8 थी। अभी 4 अनुसूचियां नई जोड़ दी गई हैं, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई। अब पहले अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? तो आप सभी को पता है कि भाई जब हमारा देश बन गया, हमारा संविधान लागू हो गया, तो सबसे पहले हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? तो हम बात करेंगे राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र और सीमाओं का उल्लेख। तो पहली अनुसूची में क्या किया गया है कि भाई राज्यों का नाम है, उनके न्यायिक क्षेत्र है और उनकी सीमाओं का उल्लेख कि भाई कौन सी सीमा कितनी है, कम ज्यादा करना, सारी की सारी चीजें। ठीक है। राज्यों से संबंधित, उनके न्यायिक क्षेत्रों से संबंधित, उनकी सीमाओं से संबंधित सारी की सारी जो चीजें लिखी गई हैं वो कौन सी में लिखी गई है? अनुसूची में, पहली अनुसूची में। ठीक है। तो पहली अनुसूची सभी को याद हो गया कि राज्यों के बारे में जो भी चीज होगी वो कौन सी में है? पहली अनुसूची में है। अनुच्छेद अभी छोड़ दीजिए क्योंकि अनुच्छेद है वो आप सभी पढ़ चुके हो, अनुच्छेद अभी छोड़ देंगे, ये पीडीएफ मिलेगी, आप दोबारा से याद कर लें। दूसरी अनुसूची के बारे में हम बात करते हैं। दूसरी अनुसूची, अब दूसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? तो दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, विशेषाधिकार और संबंधित चीजें।
अब याद कैसे करोगे? पहला तो याद हो गया कि भाई देश बनने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा देश किससे बना है? राज्यों से मिलकर बना है। तो राज्यों के क्षेत्र के बारे में बात की गई, वहां के न्याय के बारे में बात की गई, उनकी सीमाओं के बारे में बात की गई। हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई राज्य बन गए तो आराम से लोग बैठे। तो हमारे हरियाणा में बोला जाता है कि दो लोग बैठेंगे तो किसकी बात करेंगे? अब आप सभी बैठते हो तो किसकी बात करते हो? अभी तो आप तैयारी कर रहे हो, तो आप तैयारी की बात करते हो कि यार भर्ती कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम कब होगा, पेपर कैसा होगा, क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में बात करते हो। लेकिन जब सेटल हो चुका, जैसे हमारा राज्य है वो सेटल हमने कर दिया, तो लोग किसके बारे में बात करेंगे? वहां पर काम करने वाले लोगों के बारे में। और वो काम कब करेंगे? जब उनको पैसा मिलेगा। आप भी सरकारी नौकरी लोगे, क्यों ले रहे हो? पैसा मिलेगा। मैं भी पढ़ा रहा हूं, क्यों? पैसा मिलेगा। जो भी चीजें हैं, काम अगर पैसा ना मिले तो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है भाई, पैसे से ही काम करते हैं। तो क्या हो गया? याद करने की ट्रिक है, सीरियस मत लो, सीरियस लेना भी जरूरी है ठीक है, ले लो कोई बात नहीं। तो क्या है कि भाई दूसरे जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, यानी जो हमारे संविधान में जो पद बन चुके हैं, उनके वेतन भत्ते, यानी कि उनको पैसे कितने मिल रहे हैं, सैलरी कितने मिल रही है, उसके बारे में। विशेष अधिकार, उनको क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, और उनसे संबंधित चीजें इसमें की जाती है। तो दो लोग बैठते हैं तो बात करते हैं पैसे की, भाई कितना पैसा कमा रहा है, जिसकी बात करते हैं। याद कर लो, अभी से याद करते हुए चलो, एक साथ साथ में याद करते हुए चलो कि भाई दो लोग बैठेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे? पैसे के बारे में बात करेंगे। तो पैसों की चीज किसमें है? दूसरी अनुसूची में। अब किस किस के पैसों की यहां पर बात हो रही है? जैसे हमारा भारत का राष्ट्रपति हो गया, राज्यों के जो राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हो गए, ठीक है, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए। तो इन सभी के बारे में यहां पर बात हो रही है दूसरी अनुसूची में। ओके जी। इसके अलावा बाकी आप देख सकते हो, राज्य विधान परिषद हो गए, सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि हमारे देश में जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उन सभी के वेतन और भत्तों की यहां पर बात हो रही है। ओके जी, जो संवैधानिक पद हैं उन सभी के। अब तीसरी अनुसूची में चलते हैं, तीसरी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तीसरी अनुसूची क्या है? उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप को याद कर लो। ट्रिक मैं बता दूंगा, बस एक बार पढ़ लो कि उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप को। तो भाई सेटल कर दिया सब कुछ पहली में। दूसरी में पैसे की भी बात हो गई, भाई आपको ये पैसा मिलेगा, लेकिन पैसे के बदले में क्या दिलवाई जाती है? शपथ दिलवाई जाती है। भाई जैसे आप नौकरी लगोगे ना, तो आपको भी शपथ दिलवाई जाती है। हरियाणा पुलिस की जॉब लगती है ना, तो शपथ दिलवाई जाती है। तो शपथ दिलवाई जाती है आपको कि मैं तो पैसे तो ले रहा हूं, मैं संवैधानिक पद ले रहा हूं, लेकिन मैं उसके लिए काम जरूर करूंगा। जो भी मेरा कर्तव्य है वो अलग बात है, पालन करते हैं या नहीं करते वो चीज छोड़िए, अभी हमें याद करना है जो हमारे लिए जरूरी है। शपथ ली जाती है कि भाई मैं काम करूंगा, देश के लिए काम करूंगा, अपना जी जान से काम करने वाला। तो जब पैसे मिलने के बाद तीसरी बारी किसकी आएगी? शपथ लेने की। मैं शपथ लेता हूं कि जो मैं पैसे ले रहा हूं उसके बदले में अच्छा काम करूंगा। तो उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली जो शपथ या प्रतिज्ञा होती है, उसके प्रारूप के बारे में। जैसे संघ के मंत्री, यानी जितने भी हमने वहां पर बात की है, सभी मंत्री और जो भी संवैधानिक पद है, उन सभी की शपथ के बारे में यहां पर बात की गई है। ये सारे के सारे पद आप यहां पर देख सकते हो। ओके जी, तो ये सारे के सारे पद हैं। संघ के मंत्री हो गए, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी हो गए, संसद के सदस्य हो गए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो गया, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हो गया, राज्य मंत्री हो गया, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हो गए, राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हो गए। ठीक है जी, उन सभी को शपथ लेनी होती है कि हाँ भाई कि अब हमें शपथ लेनी है। अब चौथी अनुसूची के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। चौथी अनुसूची के बारे में है क्या है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। याद कर लो, और किसी सभा में नहीं, ठीक है, विधानसभा लोकसभा किसी की बात नहीं हो रही, राज्यसभा की यहां पर बात हो रही है। और अभी हमने ऊपर किसके बारे में पढ़ा था? राज्य के बारे में। याद करने की ट्रिक है, राज्यों के बारे में पढ़ा था तो कौन सी सभा? राज्यसभा। राज्यसभा, राज्य से राज्यसभा।
ठीक है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, जितने भी हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राज्यसभा के सीटों का आवंटन। अब याद कैसे करोगे भाई, 4 लोग हैं, जैसे ही 4 लोग इकट्ठा हुए, 2 लोग हैं वो तो पैसे की बात कर रहे हैं, लेकिन 4 लोग इकट्ठा हो गया, पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। तो 4 लोग होते ही क्या बन गई, सभा बन गई। 4 लोग एक साथ बैठते ही क्या बन गई, सभा बन गई। तो किसकी बात हो रही है यहां पर, सभा की। और सभा कौन सी है, राज्यसभा, क्योंकि हम राज्य के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो राज्यसभा। ठीक है, इतने में ही हिंट मिल जाएगा आपको, ऑप्शंस में आंसर आप कर दोगे। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी सीटों का बंटवारा है, उसके बारे में बात करती है चौथी। तो चौथी अनुसूची याद हो गई, 4 लोग इकट्ठे होते ही क्या बन गई, सभा बन गई। तो क्या बन गई, सभा। और सभा भी कौन सी, राज्यसभा। ओके, अब 5वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 5वीं अनुसूची क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। अब ये अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों की बात हो रही है, यानी कि यहां पर एससी और एसटी की बात हो रही है। तो एससी और एसटी की बात किसमें होती है, 5वीं में। याद कैसे करोगे भाई, 5 कैसे लिखते हैं, ऐसे, और एससी एसटी दोनों में ऐसा आ रहा है, तो सेम मिल रहा है बस। तो अब तो याद हो गया बिल्कुल। एससी कैसा, किसके जैसा है, 5 का जैसा एस, तो एस एससी एसटी, ये तो आपको पता चल जाएगा। तो हिंट से याद हो गया भाई, 5-5। तो 5वीं अनुसूची में किसके बारे में बात की गई है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है, उसके बारे में बात करती है। अनुच्छेद आप देख सकते हो 244। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, 5वीं अनुसूची हो जाएगी। इसमें देखिए क्या क्या और है 5वीं अनुसूची में ही, मतलब है इसी से संबंधित, इससे एससी और एसटी से, एससी और एसटी से ही संबंधित आपको मिलेगा। इसमें क्या है कि अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों में राष्ट्रपति के निर्देशों से जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना। उसके बाद है कि राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू करने या न करने का अधिकार होना। ठीक है जी, तो राज्यपाल को यह अधिकार है। राज्य में किसके पास अधिकार होता है, राज्यपाल को। ये चीज समझ लो कि राज्य में कोई भी चीज लागू होगी तो उसका अधिकार किसके पास होगा, राज्यपाल के पास होगा। शक्ति है मेनली भाई, जो यूज करने की शक्ति है वो मुख्यमंत्री के पास होती है, लेकिन जो अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, वो सबसे बड़ा कौन होता है, राज्यपाल होता है। देश की जब भी बात करेगा तो देश में कोई भी चीज लागू करनी होगी तो उसके लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है। तो देश में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना। अब कौन सी है 5वीं अनुसूची, एससी एसटी से हो गया। अब 6ठी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 6ठी अनुसूची। अब 5 तक तो आपने ट्रिक से याद कर लिया। ठीक है, 5 के बाद जो वाली होती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, इस बात को नोट कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, 5 वाली तो सारी याद कर ली। अब 5 से आगे जितनी भी होंगी, कितनी और है, 7 और हैं, क्योंकि टोटल 12 है ना, तो ये सारी की सारी इंपोर्टेंट है। क्या है 6वीं अनुसूची में, क्या लिखा गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है जी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ठीक है, एससी एसटी में सभी का आ गया, लेकिन ये 4 राज्य छूट गए। कौन सा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। याद कैसे करोगे, एटीएम और M2 है। ठीक है जी, M2 है। अब सर जी M2 कैसे, क्योंकि याद कर लो, एटीएम से क्या निकालने जाते हो, पैसे, और जब भी पैसों की बात आ गई तो 2 लोग होंगे, तो M2 हो गया। याद करने की ट्रिक भी है। ठीक है जी, दूसरी अनुसूची याद करवाया था पैसों की बात, तो एटीएम। ए से क्या बने, अपना असम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह कुछ मत करना, याद कर लो बस। ये तो आपको थोड़ा हिंट है। असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया। ठीक है जी, इनके जो राज्य के जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है, तो ये अपने को याद रख लेना है। संबंधित अनुच्छेद आप देख सकते हो 244(2) और 275(1).
अब इसमें क्या है उसके बारे में जानते हैं। 30 अनुसूची है ना, इसमें क्या है कि 22वें संविधान संशोधन 1969 आर्टिकल जो अनुच्छेद है वो 244A संसद असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य है, उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद के सर्जन की जो शक्ति दी गई है वो दी गई। ठीक है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, यानी कि इनमें जो SC ST है, बात करें मेनली ST है, उसके लिए एक नया कानून प्रावधान बनाया जाता है, वहां पर नई मंत्री परिषद बनती है। तो ये अपने को याद रख लेना है। ठीक है, जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद का गठन या उसका विघटन ये होता है। 4 राज्य ATM, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, A से असम, T से त्रिपुरा, उसके बाद है आपका मणिपुर और मिजोरम। ठीक है जी, उसके बाद है मणिपुर नहीं, मेघालय और मिजोरम। मणिपुर नहीं, मेघालय और मिजोरम, क्योंकि मणिपुर ज्यादा चर्चा में था अभी तो इसलिए दिमाग से आ गया, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, मणिपुर नहीं है। चलो ये अच्छी बात हुई कि M से आपको कंफ्यूजन होता, तो अब ये बात आ गई तो आपको याद होना चाहिए कि भाई मणिपुर नहीं है। मध्य प्रदेश तो आप वैसे ही नहीं करोगे, है जी, महाराष्ट्र भी नहीं करोगे, क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है ये अपना जो क्या है कि उत्तर पूर्वी जो इलाका है उसके यहां पर बात हो रही है। ठीक है, और असम की बात आई है तो असम में चाय का उत्पादन होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है मासिनराम में। ठीक है, चलिए अब 7वीं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। 7वीं अनुसूची ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम्स में यही पूछी जाती है। 7वीं अनुसूची सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो 7वीं अनुसूची है ना, उसमें हमारी सूचियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची क्या होती है, जिसमें केंद्र से संबंधित मामले होते हैं। राज्य सूची क्या होती है, जिसमें राज्य से संबंधित चीजें होती हैं। समवर्ती सूची क्या होती है, ऐसी चीजें जो राज्य के अधीन भी होती हैं और आपके केंद्र के अधीन भी होती हैं। वो कौन से में होती है, समवर्ती सूची में होती है। जैसे संघ सूची की बात करें तो इसमें 100 है। ठीक है जी, विषय पूछता है तो 100 विषय है, पहले 97 थे, अभी कितने हैं, 100 हैं। राज्य सूची की बात करें तो 66 थे, अभी 61 है। समवर्ती सूची की बात करें तो 47 से 52 है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, पहले वाले पूछे वर्तमान वाले पूछे तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ये क्या होता है, विषय होते हैं कि कितने विषय है इसमें। ठीक है जी, कितने विषय है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। संघ सूची केंद्र से संबंधित है। ठीक है, केंद्र सरकार के अधीन आता है, ये राज्य सरकार के अधीन आता है और इसमें दोनों का काम होता है। ठीक है, अब देखिए क्या से है, क्या दिया हुआ है, एक सेकंड मैं चेक करता हूं। जैसे इन चीजों का बंटवारा है वो आराम से किया गया है। ठीक है जी, क्या है, न्याय प्रशासन हो गया, शिक्षा हो गया, वन्य जीव जंतु और पक्षियों का संरक्षण हो गया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन हो गया, बाट और मापतोल हो गया। समझ रहे हो, इस प्रकार से। जैसे कि हम बात करें ये वन वाले क्षेत्र की बात करें, वन तो वन है वो क्या है, ये समवर्ती सूची का है, समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची पहचानने का तरीका क्या होता है भाई, कोई भी आपको चीज ऑप्शंस में दे सकता है, तो पहचानने का तरीका होता है जिसमें आप देखो कि भाई इसको तो केंद्र सरकार भी कंट्रोल करती है और राज्य की सरकार भी कंट्रोल करती है, वो हो जाएगा समवर्ती सूची में। ठीक है, जिसको सिर्फ केंद्र सरकार करती है। जैसे दिल्ली पुलिस की अगर बात कर लेगा, दिल्ली पुलिस है वो किसके कंट्रोल में है, क्या राज्य के कंट्रोल में है, नहीं, दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, ये हो जाएगा। अगर आपसे पुलिस पूछ ले, किसी भी राज्य की पुलिस पूछ ले, तो जो पुलिस है वो किसके कंट्रोल में आती है, वो राज्य के कंट्रोल में आती है, तो राज्य सूची हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने को ध्यान रख लेना है। फौज के बारे में पूछे तो वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहती है। अब 8वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब याद कैसे करो इसके भी चलो ट्रिक बताता हूं आपको। 7वीं अनुसूची, 7 ना, एक बार दोबारा बोलो, 7 7 7 7 7 7 7 7 7।
तो साथ का मतलब होता है साथ, तो साथ लेके चलना है राज्य को भी और केंद्र को भी। तो जिसमें राज्य केंद्र की बारे में बात हो रही हो और दोनों की मिलकर बात हो रही हो, उसमें क्या होगा, वो होगी आपकी 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। तो याद हो गया, ठीक है जी, याद हो गया सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं, और ये मूल संविधान की लास्ट अनुसूची अपनी, मूल संविधान की। बाकी सारी की सारी फिर आगे आने वाली सूचियां हैं, जो अनुसूचियां होंगी वो सारी की सारी नई बनी है संविधान संशोधन के तहत। ये वाले देखिए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में भाषाओं की बात करेगा तो मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो कितनी थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान के संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाएं हैं। तो हमारे भारत की जो भाषाएं हैं वो कितनी है वर्तमान में? 22। मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी, ठीक है। अब ये 14 से 22 कैसे हुई? तो भाई 8 नई जोड़ी गई होंगी, है ना। यहां से एक क्वेश्चन और ध्यान रख लेना, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है जी, राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो ऐसा नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ना हमारी कोई राष्ट्रभाषा है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है जी। राष्ट्रीय खेल भी सोचते हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन हॉकी भी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है, हमारा कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। लेकिन यहां पर भाषा की बात हो रही है तो भाषा याद रख लेना, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे भारत के मैक्सिमम क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है, उत्तरी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, ये याद रख लेना। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर अभी वर्तमान में कितनी हो गई? 22। कैसे कैसे हुई वो देखिए। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है जी। 1967 के तहत है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में हुआ था जो 71वां संविधान संशोधन, उसमें 3 और भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें कोंकणी भाषा थी, मणिपुरी भाषा थी और नेपाली भाषा थी, ठीक है। क्योंकि नेपाल के लोग हैं हमारे भारत में काम करते हैं, तो उनकी भाषा को इसलिए हमें यहां पर अधिकार दे दिया गया, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो पहली कौन सी जोड़ी गई भाई? 14 से 15वें नंबर की कौन सी हुई? सिंधी भाषा हुई, जिसको 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या हुआ? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। याद कैसे कर सकते हो? नमक से आप इसको याद करके रख सकते हो, नमक से, ठीक है जी। नमक, न से क्या हो गया? नेपाली, मैं से क्या हो गया? मणिपुरी, और कैसे क्या हो गया? कोंकणी। इन सभी को जोड़ा गया था नमक से, ठीक है। तो नमक से याद कर सकते हो, जिसमें कौन सी आ जाएगी आपकी यहां पर भाई? 15 हो गई, 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा। तो 16वीं, 17वीं, 18वीं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये हो जाएंगे, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछेगा 16वीं कौन सी है, 17वीं कौन सी, 18वीं कौन सी है, इस वाले में नहीं पूछेगा। 15वीं पूछ सकता है, क्योंकि एक बार में एक जोड़ी गई थी इसलिए, ठीक है। इसमें यह पूछेगा कि 71वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। 4 ऑप्शन में से एक नहीं होगा, ये पूछेगा इनमें से कौन सी नहीं जोड़ी गई, या एक ऑप्शन में होगा कि इनमें से कौन सी जोड़ी गई। तो याद कर लेना, नमक से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, 92 जो 92 वाला संविधान संशोधन हुआ था 2003 के तहत, उसमें 4 और जोड़ी गई, क्योंकि 18 हो चुकी थी, 4 और जोड़ेंगे तभी तो 22 होंगी। कौन सी थी? बोडो थी, डोंगरी थी, मैथिली थी और संथाली थी, ठीक है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली है, इन सभी 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और ये संविधान संशोधन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको करवाने वाला हूं वो क्या होगा? हमारा संविधान संशोधन का ही होगा। क्या? संविधान संशोधन ही पढ़ेंगे इंडिया जीके में, क्योंकि संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ रहा होता है। तो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, उन सभी को हम कवर कर रहे होंगे। तो अभी यहां पर देख लीजिए, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन सी जोड़ी गई है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली।
नमक ट्रिक बताई थी। दूसरा, अगर आपको ऐसे याद ना रहो तो 16वीं 17वीं 18वीं एक साथ है, तो 17वीं इसका उल्टा करोगे 71वीं, ठीक है जी, और 17वीं 71वीं हो गई, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ओके, चलिए 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली को जोड़ा गया। ओके, तो ये हमारी 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित हो जाएगी। हमारी भाषाएं कौन सी में है? 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में कहां पर लिखा हुआ है? ये 8वीं अनुसूची। अब भाषाओं के बारे में कि सर जी कैसे याद करें, ठीक है, 7 का तो आपने याद करवा दिया था, 7 लेके चलना 8 का। तो हमारे देश में हर कोने में अलग अलग भाषाएं चलती हैं, लेकिन सभी को जोड़कर हमारा क्या बनता है? देश बनता है। तो याद कर लो कि अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग डायरेक्शन में है, अलग अलग बातें करती हैं, अलग अलग चीजें खाते हैं, अलग अलग सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम 7 हैं क्योंकि हम 8 हैं। ओके, चलिए आगे देखिए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची तो ये पहली अनुसूची है, सबसे पहले तो ये पहली अनुसूची है, फर्स्ट है, जिसको संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है, या नवी, जो मूल संविधान में ये नहीं थी, नवी अनुसूची। इसको क्या है? फर्स्ट संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया था। तो ये तो सबसे आसान है क्योंकि पहला संविधान संशोधन 1950 में देश आजाद हुआ था। उसके बाद पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में, अगली साल। तो अगली साल है जो फर्स्ट हुआ। तो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत नवी अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें क्या है? इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है जी। तो ये अपने को ध्यान रखना, नवी अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 10वीं अनुसूची, अब 10वीं अनुसूची में क्या था? 10th की अगर हम बात करें तो भाई हमारा देश है आजाद हो गया 1951 में, पहला संशोधन के तहत नवी भी जोड़ दी गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 51-52 में इलेक्शन होते हैं, आप सभी को पता है। और जब भी इलेक्शन होते हैं, आप सभी को पता है, कांग्रेस वाला बीजेपी में जाता है, बीजेपी वाला कांग्रेस में जाता है, टीएमसी वाला कांग्रेस में आता है, कभी बीजेपी में आता है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो पहले ऐसा था कि भाई वो चला गया, भाई जीता वो इस पार्टी से, लेकिन दूसरी पार्टी में चला गया तो उसकी सीट बढ़ गई, तो वो। लेकिन अब क्या हुआ कि दल बदल कानून बनाया गया। क्या बनाया गया भाई? दल बदल कानून बनाया गया कि आपको एक रहना है, आपको एक रहना है। अगर दूसरी पार्टी में जाओगे तो आप 0 बन जाओगे। तो कौन सी अनुसूची में आ गया ये? 10 में, कि आपको एक रहना है, आप जिस पार्टी में हो आपको उसी पार्टी में रहना है। लेकिन अगर आप जैसे ही दूसरी पार्टी में जाओगे तो आप 0 बन जाओगे, यानी कि आपकी जो सीट है वो छीन ली जाएगी। वहां पर फिर दोबारा से इलेक्शन होगा, आपको सीट छोड़ के जाना पड़ेगा और दोबारा इलेक्शन जीतना पड़ेगा। तो अगर आप एक पार्टी में हो तो आप नंबर 1 हो, दूसरी पार्टी में जा रहे हो छोड़ के तो आप 0 बन जाओगे। तो इस प्रकार से जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करती है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी ये इतना नहीं पूछा जाता। और 52वें संविधान संशोधन 1985, संविधान संशोधन हम आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 11वीं अनुसूची में क्या है कि जो पंचायत की शक्तियां हैं, प्राधिकार है, यानी कि उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में यहां पर बात करता है। क्योंकि हमारा देश पूरा बन चुका, हमने सारी चीजों के बारे में बात कर ली, लेकिन फिर समझ में आया कि भाई देश बना लिया, राज्य के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन जो गांव है वो तो रह ही गए, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? उनको आगे बढ़ाने के लिए पंचायतों को साथ देना पड़ेगा, पंचायतों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो पंचायत को फिर शक्तियां दी गई कि भाई आप काम करवा सकते हो। जैसे गांव में कोई सड़क बनवानी है, उसके लिए केंद्र सरकार थोड़ी आएगी, राज्य सरकार थोड़ी आएगी, तो उसके लिए गांव में ये शक्ति दी गई पंचायत को कि भाई आप बनवा सकते हो। कोई कुआं खुदवाना है पानी के लिए, बोरिंग करवानी है, बोरवेल करवाना है, तो किसके लिए? भाई आपके पास पंचायत है, वो काम करना है। तो इसलिए पंचायत को शक्तियां दी गई, उनको जिम्मेदारियां दी गई कि आपको ये सारी चीजें संभालनी है, ठीक है। हम एक हैं,
लेकिन एक और एक मिलकर 11 तभी बन सकते हैं जब हमारा पूरा देश मजबूत होगा। ठीक है, देश मजबूत तभी होगा जब एक और एक मिलकर क्या बन जाएंगे, 11 बन जाएंगे। तो 11 में किसके बारे में बात हो रही है, पंचायत की शक्तियों के बारे में बात हो रही है, गांव के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि गांव को आगे बढ़ाना है तो पंचायत को मजबूत बनना पड़ेगा, उसको शक्तियां देनी पड़ेगी। तो इसमें कितने, ये छोड़िए। और ये कौन सी संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है जी, 73वां 1992 में जो हुआ था उसके तहत 11वीं है। अब 12वीं, भाई गांव के बारे में बात होगी तो शहर के बारे में बात होनी है, तो गांव पहले आता है फिर शहर आता है। ठीक है जी, अब जो शहरों में लोग रहते हैं वो भी गांव के ही है मोस्टली, को किसी भी शहर जाके देखो पता चल जाएगा, वही है। तो 12वीं अनुसूची किससे हो जाएगी, नगर पालिकाओं की शक्ति और प्राधिकरण और जिम्मेदारियों से, कि भाई गांव को जिम्मेदारी दे दी और हम और एक मिलकर 11 बन गए। लेकिन अगर शहर काम नहीं करेंगे तो हम 12 बाट हो जाएंगे। ठीक है, सुना होगा ना आपने, 12 बाट हो जाना, खत्म हो जाना। तो अगर शहरों पे अच्छा काम नहीं होगा तो हम 12 बाट हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। तो 12 याद करने की ट्रिक है, आप सभी को पता चल गया होगा 12 बाट। तो शहरों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो शहरों के बारे में किसमें है, नगर पालिकाओं की शक्तियों और जो उनको जिम्मेदारियां दी गई है उनके बारे में बात करती है ये वाली 12वीं अनुसूची। ठीक है जी, इसके बाद आप मूल, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, एक बार ये देख लेते हैं कि एग्जाम्स में पूछा जाता है इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य है। ठीक है, एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी, बिल्कुल आसान आसान है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं होगा। तो मूल कर्तव्य है वो सरदार सिंह सरवण समिति के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया। भाग 4 क के अनुच्छेद नंबर 51 क में है। ठीक है, या भाग 4 ए के 51 ए में है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, ये कहां से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, सोवियत संघ रूस से। कहां से लिए गए हैं, सोवियत संघ रूस से ये लिए गए हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। वैसे आप सारा पढ़ लोगे, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, पहले कितने थे, मूल संविधान में कितने थे, 0, ये याद कर लो। फिर जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया तो 10 थे। फिर बाद में कितने हो गए, 11 हो गए। और 11वें कौन सा था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है जी, ये वाला। तो 3 ये हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद ये वाले हैं, इनको आप पढ़ लेना एक बार, ये पीडीएफ आपको मिलेगी। और जो सबसे नंबर 11वें नंबर का था वो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, शिक्षा का अवसर। तो शिक्षा का अवसर है वो 11वां कर्तव्य है। ठीक है, 11वें मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था, 21 ए में ये आता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो ये सारे के सारे मौलिक कर्तव्य हैं, आप सभी को याद कर लेना है। ठीक है, पीडीएफ है, कहां पर मिलेगी, पीडीएफ है आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगी पूरी की पूरी पीडीएफ। तो पूरी की पूरी पीडीएफ का एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेना। उम्मीद करता हूं वैसे तो आप सभी को याद हो गया होगा कि भाई एक में किसके बारे में बात की गई, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और कुछ मैं आपसे पूछ लेता हूं। एक है भाई हमारे राज्यों के बारे में बात करता है कि भाई देश कब बनेगा, जब राज्यों के बारे में बात करता है। दूसरा, 2 लोग मिलकर किसके बारे में बात करेंगे, पैसे के बारे में, वेतन के बारे में, तो वेतन और भत्ते हैं वो आ गया। तीसरा वेतन, अब तीसरा जब पैसे दे रहे हैं तो क्या ली जाएगी, शपथ ली जाएगी कि भाई आप काम करोगे। चौथा है 4 लोग बनाकर क्या बनाएंगे, 4 लोग इकट्ठे होते ही क्या बन गई, सभा बन गई, और राज्य के बारे में बात हो रही है, राज्यसभा बन गई। पांचवी 5 किसके जैसा है, SC/ST वाला है तो SC/ST वाला हो गया। 6 वाला किसमें, ATM2 2 बार 2 है, M है 2 बार है। ठीक है जी, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, आपका मिजोरम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, तो ये हो गया है जी। तो इसमें साथ में हमें एक साथ रहना है तो कौन सी हो जाएगी, जिसमें आपकी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, ये मैंने आप सभी को बता दी है, ये आप सभी का रिवीजन हो गया है। 8 कैसे रहोगे, मिलकर रहना है। अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं लेकिन हमें मिलकर रहना है, तो किससे संबंधित हो जाएगा, भाषाओं से संबंधित हो जाएगा। पहले कितनी थी, 14, बाद में अभी वर्तमान में कितनी हो गई, 22 हो गई। ठीक है, तो ऐसे अब आप सभी कमेंट करके बताना है 9, 10, 11 और 12, इन सभी के बारे में आपको बताना है। चलो 11 और 12 में बता देता हूं, 9 और 10 के बारे में आपको बताना है। क्या बताया था
एक और एक मिलकर 11 कब बनेंगे? जब हम गांवों को साथ लेंगे, तो गांवों की पंचायत से संबंधित हो जाएगा, उनकी शक्तियां हो जाएंगी। ठीक है, 12 बांट हो जाएंगे कि गांवों को कर दिया, लेकिन अगर हमने शहरों को नहीं किया तो नगर पालिका की यहां पर बात हो गई। ठीक है, नगर पालिका, उनकी शक्तियों के बारे में बात हो गया। 9 और 10 है वो आप सभी कमेंट करके बताओगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट को याद हुआ है। ठीक है, 10 के लिए बताया था, ट्रिक से बताया था, याद करके आप सभी को बताना है। 9 और 10 के बारे में कमेंट करके बताना है। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ है, टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से इसका दोबारा रिवीजन जरूर कर लेना। उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास सभी को पसंद आई होगी, क्लास में आप सभी को याद हो गया होगा, और अगर अच्छे से याद हो गया तो कमेंट करके बता देना। क्लास अच्छी लगी कमेंट करके बता देना। अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी क्लासेस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।